हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट अभी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अब 11th में आ चुके हैं। 11th में यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया है तो इसी वीडियो पे आप आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने लेक्चर्स 1 और लेक्चर्स 2 नहीं देखे, L1 और L2 यानी जो समय की शुरू, यार मैं क्या क्या बोल देता हूँ, जो है इस चैप्टर का नाम क्या नाम है कि भूगोलिक विषय के रूप में। इसके थ्योरी वाला पर्सन नहीं देखा तो अभी जाकर आराम से देख लीजिए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे कौन से, एनसीईआरटी के लिए। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट में सेशन लाएंगे, मतलब एक बार सिलेबस ख़त्म होने दो फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये पहला प्रश्न है, आपकी बुक का ही पहला ही है। ये प्रश्न पूछता है, ये बहुवैकल्पिक है, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया पहली बार? ठीक है, यहाँ पे लिखा पहली बार। ये एनसीईआरटी की गलती है, फिर मेरे को खुद को ही नहीं पता पहली बार किसने प्रयोग किया था जियोग्राफी शब्द का। तो आपको पता ही होगा कि इसका नाम ना सुना, ना इसका सुना, ना इसका सुना। हमने तो एक ही सुना था, इरेटोस्थेनीज। क्या नाम था? मैं भी बड़ी मुश्किल से इसका उच्चारण कर पाता हूँ, फिर भी इरेटोस्थेनीज, ये इसका नाम है, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, क्या नाम है? इरेटोस्थेनीज। ये दिस इज राइट आंसर। और कमेंट में आंसर बताते रहो नलायकों, कमेंट में आंसर बताते रहो। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? भौतिक लक्षण, पतन यानी खत्म हो गई कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ थी उसका, जैसे औरंगजेब का पतन हो गया, ये सब पतन हो गए। सड़क, जल उद्यान, मैदान। तो निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता? तो वो लक्षण है मैदान, क्योंकि ये एक भौतिक लक्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्तंभ अ और स्तंभ 1 और स्तंभ बी को मिलाइए। ठीक है, ये यहाँ पे स्तंभ 1 और यहाँ पे स्तंभ बी को मिलाना। ठीक है, तो इसने पूछा है कि मौसम विज्ञान, जननांकी, समाजशास्त्र और मृदा विज्ञान, और सामने लिखा है जनसंख्या भूगोल, मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान और सामाजिक भूगोल। तो देखो, मौसम विज्ञान का क्या कार्य होता है? जलवायु की जानकारी देना। किसकी देना? जलवायु की। तो अपना पहला इससे मिल गया। अब जननांकी का क्या होता है? तो छोड़ो भाई, मैं एज ए स्टूडेंट देख रहा हूँ, तो जननांकी को आप एक बार छोड़ दो। वैसे जननांकी का होता है जनसंख्या। ठीक है, और समाजशास्त्र ये सामाजिक भूगोल जो होता है, और मृदा का मृदा देखता है। ठीक है, अब इनको आगे देख लेते हैं इनके आंसर। ठीक है, ओ ये क्वेश्चन ए से देखा था, इसमें सही मेल कीजिए। तो इसमें से राइट आंसर द था। ठीक है, आप खुद मिला सकते हैं, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, 4 मिले थे और ये ऑप्शन घ सही है। अब अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, ये कौन सा नेक्स्ट आ गया, कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा? जब हम किसी का कारण पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? जैसे किसी का आंसर है कि मैंने खाना खाया, अब कारण पूछेंगे भाई के तुमने खाना क्यों खाया? क्या सर मुझे भूख लगती है और मुझे एनर्जी चाहिए इसलिए मैंने खाना खाया। तो कारण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कारण के लिए यूज़, और समय के लिए कब होता है, और स्थान के लिए क्या कहाँ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? मतलब पुराने समय की बात दिखाता। कौन दिखाता? इतिहास दिखाता। ठीक है, इतिहास भूगोल। और अब देखो, जो प्रश्न आएंगे उसको 30 शब्दों में आंसर देना। कितने शब्दों में? 30 वर्ड में देना। ठीक है, ध्यान रखना, इससे कम मत देना, नंबर काट देंगे। प्रश्न आया है, देखो ये सब लॉजिक वाले प्रश्न है, आपके पास लॉजिक है, आप आराम से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है कि आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? जब आप स्कूल जाते हैं तब
जाते समय किन सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान हैं तो उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए या अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? अब ये प्रश्न थोड़ा मतलब देखोगे तो बहुत लेंथी लगेगा। फिर आप यहाँ पे जो एक एक लाइन मिली तो उनके आंसर देना शुरू हो। पहले पूछा है कि आप विद्यालय जाते समय किन किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? तो यहाँ पे लिखा है हम जब विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में, पर्यवेक्षण का मतलब आप किस किस चीज़ को देखते हैं, किस किस चीज़ को निर्देशन करते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं? दुकान देखते हैं, सिनेमाघर देखते हैं, सड़क देखते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, घर, सरकारी कार्यालय आदि सांस्कृतिक लक्षणों का परीक्षण करते हैं। इसने पूछा कि आप क्या क्या देखते हैं? तो हमने देखा कि दुकान, सिनेमाघर, सड़क, मंदिर, मस्जिद, चर्च, घर और सरकारी कार्यालय देखते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा कि क्या सभी समान है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ दुकान और कहाँ सिनेमाघर? और दुकान में तो हर चीज़ मिलती है, सिनेमाघर में मूवी दिखाते हैं, सड़क पर परिवहन होता है और मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में पूजा होती है और घर में लोग रहते हैं, सरकारी कार्यालय में सरकारी काम होता है, मतलब असमान है। ठीक है, अब अगला पूछा है कि अथवा असमान है। बिल्कुल समान है या असमान है? तो बिल्कुल असमान है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया असमान है। अब इन्हें पूछा है कि आगे कि उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है आगे, हमने क्या लिखा कि इन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल हम इससे एग्री है कि उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यहाँ पूछा कि यदि हाँ, इसने पूछा क्या इन्हें सम्मिलित करना चाहिए, हमने कह दिया करना चाहिए। तो इसने पूछा यदि हाँ है तो क्यों? तो आप बताएंगे कि क्योंकि हम इन लक्षणों को प्रायोगिक भूगोल में संकेत चिन्हों के माध्यम से समझते हैं। ये सभी सांस्कृतिक लक्षण सांस्कृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्से हैं। देखो आप ये बात समझ गए होंगे कि आपने भूगोल के टाइप्स देखे, जब उसमें एक टाइप से ये भी आया था कि सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, सिनेमाघर, दुकान, सड़क, मंदिर, मस्जिद। जब यही नहीं होंगे तो भूगोल कैसे चलेगी? तो ये इन्हें सम्मिलित करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक भूगोल और मानव भूगोल के अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। समझ गए? ठीक है, देखो इन क्वेश्चन के आप थोड़े थोड़े जवाब देंगे, थोड़े थोड़े जवाब मतलब छोटा छोटा। अब देखो इस प्रश्न को पूछ लिए, पता नहीं एनसीईआरटी वाले चाहते क्या। पूछा है प्रश्न ने कि आपने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, ठीक है, टेनिस गेंद 1, क्रिकेट गेंद 2, संतरा 3, लौकी 4 को देखा होगा। ठीक है, आप दिमाग में सोचो अभी के अभी। आप सोचो कि आपने देखा है कि टेनिस की गेंद देखी है, क्रिकेट का गेंद देखा है, संतरा देखा है और लौकी देखा है। ठीक है, इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी के आकृति से मिलती जुलती है? क्रिकेट की गेंद एकदम गोली होती है, टेनिस की गेंद एकदम गोल होती है, संतरा गोल भी हो सकता पर थोड़ा उबड़ खाबड़ होता, कहीं से निकला कहीं से बीच में झुका हुआ। ठीक है, लौकी की तो बात मत करो। कौन सी पृथ्वी के मिलती जुलती आकृति है? आपने इन विशेष वस्तुओं को पृथ्वी की आकृति से वर्णित करने के लिए क्यों चुना? अब देखो पहला प्रश्न पूछा है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि आपने 4 चीज़ें ली, कौन सी? टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा और लौकी। हमने देखा इसमें से संतरे की आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती, क्योंकि टेनिस गेंद और क्रिकेट गेंद पूर्ण रूपेण गोल होती है, वे एकदम गोल होती है, जबकि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लौकी लंबी होती है, लौकी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, संतरा गोल तो है पर थोड़ा चपटा भी होता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है। समझ आ गया क्यों? देखो इन 4 वस्तुओं को लिया, इस चारों वस्तुओं में सबसे सिमिलर इन द अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के एकदम समान कौन है इन 4 चीज़ों में से? तो एकदम समान कौन है? एकदम समान संतरा है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 ऑप्शन हो गए एकदम गोल, जबकि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी एकदम लंबी भी नहीं है, लौकी लंबी होती है। और पीछे बचा संतरा। संतरा क्या होता है कि बीच में से गोल होता है, ऊपर अपने जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़ा चपटा होता है, और इसी तरह हमारी पृथ्वी है कि ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या पूछ रहा है? क्या आप
अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। नहीं करते तो किताब में तो हाँ बोलो ना। हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव आयोजन करते हैं। ठीक है, पहली लाइन में ये बोले ना, हम आयोजन करते हैं। मैं तो सोचता हूँ एग्जाम में ऐसे प्रश्न देंगे कैसे। अब एनसीईआरटी के तो कराने पड़ेंगे। हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं? अब मुझे बताओ, आप खुद का दिमाग छोड़ो, इस आंसर को, अबे कट जा भाई, इस आंसर को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ लिखा है। आप अपने दिमाग में सोचो कि आप अपने विद्यालय में पेड़ पौधे लगाते हो। ठीक है, लगाते हो, नहीं लगाते हो फिर भी लगाते हो। ठीक है, हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? आपसे सवाल पूछा कि हम पौधे क्यों रोकते हैं। अब कई सोचेंगे सर लकड़ी के लिए रोकते हैं, कई सोचेंगे ऑक्सीजन के लिए, कई सोचेंगे सर छांव के लिए। अब अपना अपना अलग लॉजिक है, फिर भी सबका जो आंसर है वो एकदम सही है, क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं देता, पर मुख्य रूपेण हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी प्राणदायक गैस है। ठीक है, अब इसने पूछा कि हम क्यों रोपते हैं, और आगे पूछा है कि वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसमें पौधे विद्यालय प्रांगण में लगाने के लिए अभियान चला जाता है। ठीक है, ये बात छोड़ो। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, CO2 को ग्रहण करते हैं। समझ गए? हमारे लिए हम पौधारोपण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और क्यों करते हैं? कि वे CO2 लेते हैं। अब आंसर मिल गया दूसरे। कैसे मिला? कि पारिस्थितिक तंत्र का सिंपल वर्ड है कि ग्लोबल वार्मिंग। क्यों ग्लोबल वार्मिंग? आपको पता है कि आप साइंस में पढ़े हो तो CO2 क्या करती है कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी जो गर्मी होती है उसे पकड़ के रखती है, वापस नहीं जाने देती है। और इसी वजह से जो हमारे ग्लेशियर है वे पिघलते जा रहे हैं, और इससे हमारा जो क्या कहते हैं उसे समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, इससे स्थल कम हो रहा है। तो ये पेड़ पौधे CO2 को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर वातावरण में CO2 बचेगी नहीं, और CO2 जब ना बची तो फिर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकरा कर वापस लौट जाएगी अंतरिक्ष में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है? RB स्टडी इंटर। ठीक है, ये रहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये इसका नाम है RB स्टडी इंटर। ठीक है, चैनल का नाम RB स्टडी, फिर भी आप RB स्टडी इंटर लिखेंगे तब मिलेगा। यदि आप 10th के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 11th के हो, तीनों क्लासों का यहीं पे मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर से 12th का हो जाएगा, और आधे ईयर से भी हो सकता है, और फुल तैयारी नेक्स्ट ईयर की है, तो वहाँ तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हमने 9th to 12th रखा कि कोई बच्चे 12th वाले हो तो वे भी रख सकते हैं, और बाकी सब आपकी मेहर है। और हम क्या पढ़ेंगे आपको बताइए? 10th की सोशल साइंस और साइंस, और 11th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। ठीक है, और ये लिंक है। ठीक है, लिंक पर ज़रूर ध्यान दें बच्चों, तो लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे भी चल देते हैं। आगे क्या है कि चौथा है, ये दूसरे का चौथा है। आपने हाथी, हिरन, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखी। आपने क्या देखा? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये लॉजिक के प्रश्न, इसमें कुछ नहीं लगाना, ना बुक पढ़ो ना कुछ पढ़ो, अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाओ और उनको दिमाग पे भार दो और देखो सही से प्रश्न क्या पूछा है। हाथी, हिरन, केंचुआ, वृक्ष देखिए। आपने हाथी देखा, हिरन देखा, केंचुआ देखा, वृक्ष देखा और घास देखा। अब क्या करना है कि ये 4 चीज़ें आपने देख ली। अब वे कहाँ रहते हैं एवं बढ़ते हैं? वे कहाँ रहते हैं और कैसे बढ़ते हैं? ऐसा हो सकता है उस मंडल को क्या नाम दिया जाए, और क्या आप उस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है कि रहने के लिए हमें हवा, स्थल और जल, ये हवा, स्थल, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, स्थल के बिना कहाँ पे रहेंगे, रहने के लिए जगह ही नहीं बन सकेगी, और पानी के बिना पिएंगे क्या? यानी कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपने यदि 6ठी या 7वीं चीज़ें पढ़ी है तो वहाँ पे पढ़ा है कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और सजीव
जो भी होते हैं वे जैव मंडल में निवास करते हैं। ठीक है, तो वे कहाँ रहते हैं और कैसे बढ़ते हैं, आप उस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ ये सब हमने देखे हैं, जहाँ वे रहते हैं उस जगह। ठीक है, जैव मंडल समझ गए। जैव मंडल में जल, स्थल और वायु तीनों चीज़ें आते हैं। जीवन आश्रय देने वाले पृथ्वी का वह घेरा जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसे जीवन मंडल कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल, जीव मंडल एक चीज़ है। सजीव जीव मंडल के जैव घटक है और वायु, मृदा और जल निर्जीव घटक है। जीव मंडल में गतिशील और स्थिर दोनों तरह के घटक पाए जाते हैं और गतिशील जीवों में पशु, मानव, कीड़े मकोड़े और ये सभी आते हैं। ठीक है, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जल, वायु और स्थल तीनों मिलकर जीवन या जैव मंडल का निर्माण करते हैं और जहाँ पर ये सभी रहते हैं। ठीक है, आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है। ठीक है, देखो मैं मेरा बताता हूँ। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे को 40-42 मिनट तो आराम से लग जाते थे। पैदल जाता था, मेरे गांव से गांव में स्कूल थी। यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता, बिल्कुल है मेरा इस घर से वो दूसरी पार है, बीच में सड़क आती है, हाँ, तो आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेते। आने जाने में समय पर आपको घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता। क्या आप समय के स्थान या इसके विपरीत स्थान के समय को परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखो हमने आंसर क्या लिखा कि हमें घर से विद्यालय जाने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 1 घंटे मैंने मैक्सिमम लिखा है। ठीक है, यदि विद्यालय हमारे घर की सड़क के उस पार होता तो हम विद्यालय पहुंचने में 2 मिनट का समय लेते। आने जाने में 2 घंटे लगने के कारण पढ़ाई में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता। हाँ, हम स्थान को आने जाने के आधार पर समय में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, स्थान बदल सकते हैं। जैसा किसी को कहा जाता है कि अमुक स्थान पर यहाँ से पैदल 45 मिनट तक पहुँच सकता है, लेकिन समय के स्थान पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ऐसे सिंपल मैंने तो देखे नहीं कहीं पर भी। आपने देखे तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत आसान प्रश्न, कुछ ना करना आपने को। तो अगला आ गया आप, ये हो गया। ज़्यादा ही आगे आ गया है। ये कैसे हो सकता है। और आज का वीडियो बस 2 प्रश्न, ये तीसरा है, तीसरे के 2 ही है, दोनों को देख लेते हैं, बाद में स्टॉप कर देते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका नक्शे यानी मैप वाला कार्य 1 प्रश्न पीछे दे रखा है कि वनों की स्थिति को दर्शाएं, वो, और ये तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट मंडे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वीक मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, आज वेडनेसडे है, तो 3 दिन हो गए और 3 दिन नहीं चलती हैं क्लास ज्योग्राफी की। अब नेक्स्ट मंडे से चलेगी। ठीक है, तो अब ये प्रश्न मेरे को करवाना था, फिर भी मेरे को समय इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी क्लास का औसत टाइम 15 या 20 मिनट के समथिंग होता है। यदि इस क्वेश्चन को देखा और वो नक्शे वाला देखा तो 30 से ऊपर चला जाएगा, और वो कि हमारी चैनल को अलाउ नहीं है और बच्चे जिससे ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर लेते हैं और आराम से कर लेते हैं। अपने को क्या पूरा साल पढ़ा है और आराम से पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट पढ़ना ही है, ज़्यादा के कुछ नहीं करना। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मंडे को डाल दिया था। आज वेडनेसडे है और मैंने मंडे को नहीं संडे को डाला था। ठीक है, आज 4 दिन हो गए उसको। यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो अभी जाके देखो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल को, अभी ज्वाइन करो बस करो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। किसी भी हालत में मुझे इस मई ख़त्म होने के तक इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, 15, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 20 तो हो गए और 30 और चाहिए, 50 हो जाएंगे, आपकी मेहर है। ठीक है, तो अभी
आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में